जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम एक बहुत ही अच्छा सा प्रैक्टिस पेपर लगाने वाले हैं। आपका जो आर्मी का लेवल रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रैक्टिस पेपर रहेगा। आपको पता है 50 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं और मैं आपको टारगेट देती हूँ कि 43 के अराउंड जो है क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा करें तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, इसमें भाग जो 1 है वो स्टार्ट हो चुका है। सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? नर्मदा, ताप्ती, सोन या चंबल? तो यहाँ पे राइट आंसर देने की ट्राई करेंगे सभी फौजी, जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, नर्मदा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे और जय हिंद लिखेंगे और आगे क्लास को शुरू रखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर है? मतलब भारत के बाहर से वो उत्पन्न होती है, समझ रहे हैं? ऑप्शन है झेलम, व्यास, चिनाब या सतलज। तो सतलज नदी राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता था? दक्षिणाधिपति, दक्षिण पर राज्य किसका था और किसको दक्षिणाधिपति कहते थे, बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंशावली के आधार पर गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बताएंगे जल्दी से। तो कुमार गुप्त तृतीय जो अंतिम सम्राट था। क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थापना किसने की गुप्त वंश की, तो स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पछुआ पवन कहलाती है, पछुआ पवन ये लू कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांत राज्य के क्रमिक अवसान का पक्ष समर्थन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? मार्क्सवाद। ठीक है, ये लगभग वही क्वेश्चन है जो आपके पीछे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किसने निर्धारित किए? अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा रैमसे मैकडोनाल्ड ने, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर घोषित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। वही अलाउद्दीन खिलजी है जो भी पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, पद्मावत। इसके अंदर रणवीर सिंह ने जो कैरेक्टर निभाया था अलाउद्दीन खिलजी का, वही है। राणा रतन सिंह के साथ इनका युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? क्रूगर नेशनल पार्क, तो ये है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? शेर शाह के सिक्कों में ये मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार सल्तनत के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया? प्रशासनिक व्यवस्था ये किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन? रजिया सुल्तान तो जानते ही होंगे आप, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, उसके पिताजी। रजिया सुल्तान के कौन है? पिता कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है, और इन्होंने ये स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तट रेखा से तो 9 राज्य हैं। ठीक है, जो समुद्री तट रेखा से लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसमें भी कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत की बात की जाए, राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड की राजधानी से संबंधित है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है भाग सेकंड सामान्य विज्ञान। एक बार जीके में बता दो 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कमेंट करेंगे सभी ईमानदारी से। विद्युत चुंबक में नर्म लोहा होता है जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तार की कुंडली लिपटी होती है। नर्म लोहा है और लोहे के चारों ओर इस तरह से जो है विद्युत रोधी तार की कुंडली लिपटी होती है। यह तार किसका बना हुआ होता है, आपको बताना है। ये तार बना हुआ होता है जी तांबे का, यानी कि कॉपर का। किसका? कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताना आपको, जिसके भारत में बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत में मिलता है अच्छी मात्रा में थोरियम। कौन मिलता है? थोरियम। वैसे रेडियम और यूरेनियम ये सब भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं, बट भारत में अच्छी मात्रा में थोरियम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ओजोन परत, देखो ये मुख्यतः जो अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी किरणों को, जिसको हम पैराबैंगनी किरणें कहते हैं, पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, इंफ्रारेड्स को भी अवशोषित कर लेती है वैसे, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा बेटर आंसर आपको थर्ड ऑप्शन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में से बनी होती है। तो कोई आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मदरबोर्ड अगर निकाल के आपने देखा हो, मदरबोर्ड के अंदर आपको एक ग्रीन कलर की चिप दिखाई देती है, ग्रीन कलर की। ठीक है, किसकी बनी होती है? वो एक अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर की बनी होती है, जो कि विशेष स्थिति में जो है, विशेष परिस्थिति में विद्युत का या ऊष्मा का चालन करते हैं। उसका मतलब होता है अर्धचालक। तो किसकी होती है? ये होती है सिलिकॉन की। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये। जब वक्र काम करना बंद कर देते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? बताएंगे जल्दी से। तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। ठीक है, देखो जो बीमारी वाला टॉपिक है, आपको जो साइंस वाली बुक है अपनी फुल सिलेबस वाली ग्रीन कलर वाली बुक, उसमें दिया हुआ है बीमारी से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रोग, उनसे संबंधित अंग और उसके लक्षण, ये सभी आपको ज़रूर पढ़ना है। जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, किससे होने वाली बीमारी, तो ये ज़रूर पढ़ना आप बुक में से। ठीक है, साइंस वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा, बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती की रासायनिक संरचना है। मोती किसका बना होता है? तो ये बना होता है जी कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? आनुवांशिक रोग कौन सा है? तो ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है, अगर रक्त स्त्राव शुरू हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो रक्त का बहना जो है बहुत टाइम तक नहीं रुकता है अपने आप से। ठीक है, ये आनुवांशिक रोग है और ये जो है आपके पेरेंट्स से आप में आता है। और इसका वाहक कौन होता है? वाहक इसका महिला होती है, यानी माता होती है। ठीक है, इसके थ्रू आता है, आनुवांशिक रोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा यानी कि किसकी बात कर रहा है? ये अम्लीय वर्षा की बात कर रहे हैं। एसिड रेन सुना है ना, अम्लीय वर्षा, उसी की बात कर रहा है। बताएंगे तो बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? बिल्कुल तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की इकाई है। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, नेफ्रॉन किसकी इकाई है? नेफ्रॉन किसकी इकाई है या किसकी यूनिट है? कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया गैस का औद्योगिक उत्पादन होता है। अमोनिया गैस का औद्योगिक उत्पादन ये होता है हैबर विधि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की चूर्णिल आसिता का कारण है पाउडरी मिल्ड्यू का कारण क्या है? आपको बताना है। तो प्रोटोजोआ यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अब इससे जुड़े ये जो सवाल हैं, ये फसल और उनसे जुड़े रोग वाला जो टॉपिक है वो आपको क्लियर करके जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो अच्छा टॉपिक है ये भी, आपको बायो वाले पार्ट में ही मिलेगा, वो कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। AB ग्रुप वाला
तो ये ए बी जो होता है वो केवल ए बी को ही दे सकता है, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है सर्वग्राही। क्या कहलाता है? सर्वग्राही, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर। और ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है वो सबको दे सकता है, वो कहलाता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, इसके अलावा ए और बी ब्लड ग्रुप और होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है, यूनिट आपको बतानी है किसके द्वारा मापा जाता है, या तो इसको गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सायंकाल का सूर्य उतना तप्त नहीं होता जितना मध्याह्न का, इसका क्या कारण है? ऑप्शंस पढ़ेंगे जल्दी से और फटाफट से जवाब देंगे सभी साथी। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्लास को शेयर करें, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें। अभी मैथ्स का पोर्शन आएगा जल्दी ही आपके सामने, तो कॉपी पेन ले लेना। तो सायंकाल में विकिरण वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करते हैं। शाम के समय विकिरण जो होते हैं, रेज जो होती है, वो अधिक दूरी तय करती है, इसलिए जो है वो उतना गर्मी नहीं उत्पन्न करते या उतनी तप्त नहीं रहते। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा वहाँ पे, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है तपेदिक। ठीक है, डी ऑप्शन क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। चलिए, ये सबके साइंस के भी 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक बार बताएंगे सभी फौजी बिल्कुल ईमानदारी के साथ कि साइंस में 15 में से कितने राइट हुए हैं। इसके बाद अब आपके सामने आ रही है क्या, मैथ्स। ठीक है, मैथ्स आपके सामने आ चुकी है। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, देखिए इसको मैं नॉर्मल तरीके से आपको लिख के बताती हूँ। देखो यहाँ पे साइन ए का मान आपको दिया हुआ है 1/√2, ओके, और कोस ए का मान आपको दिया हुआ है क्या, 1/√2, दोनों का। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको फाइंड करना है कोट ए। आपको क्या फाइंड करना है, कोट ए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने सूत्र बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये आपको बताया है। साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/√2, कोस की भी 1/√2, तो क्या आ जाएगी ये 1/√2, और इसके बटे में कोस की वैल्यू भी क्या है, 1/√2। √2 से √2 कट जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, साइन बटे कोस की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब आपको पता है मैंने आपको एक सूत्र और बताया था, कोट ए का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये यहाँ पे मैंने थीटा लगाया, यहाँ पे ए लगा लेना, एक ही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए कर लो इसको। ठीक है, ए कर लो, अगर आपको ए दिया हुआ है कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोस ए बट्टे साइन ए किसका मान होता है, कोट ए का, और इस साइन ए बट्टे कोस ए की वैल्यू एक आई है, इसका उल्टा करेंगे तो भी एक ही होगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, एक आ जाएगा। ठीक है, मिल रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देती हूँ। देखिए √2 की वैल्यू आपको दी हुई है 1.4142। ठीक है, और आपको √2/9 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो इसको अलग अलग लिख लीजिए पहले। ये रूट इन दोनों के ऊपर है, तो एक बार √2 और एक बार बटे √9। ठीक है, √2 की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ से लिखेंगे 1.4142, और √9 की आपको पता ही है, √9 का मान क्या होता है, 3 होता है। क्यों, क्योंकि इसको √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, और 1 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मान निकालते हैं इसका। अब 3 को इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0.4714 के अराउंड लगभग ये आएगा। ठीक है, ऑप्शन में मिल रहा है क्या, देखना एक बार, बिल्कुल बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18:10 यानी कि 6:10 शाम को एक घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कोण होता है, कितने का कोण होता है आपको बताना है। तो एक बार एक घड़ी बना लेंगे आप इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ 12, यहाँ 6 होता है, इधर 3 आपको पता है, यहाँ पे क्या होता है 9, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब ये इसका केंद्र बिंदु और
मिनट वाली सुई तो कहाँ पे है, बड़ी वाली 10 मिनट हो गई यानी कि 2 पे आएगी, और छोटी वाली सुई क्या करेगी, थोड़ी सी इस 6 से आगे, थोड़ी सी बिल्कुल, ठीक है। ये छोटी वाली, ये तो छोटी सुई, और ये बड़ी सुई, बड़ी यानी मिनट वाली। अब आपको पता है, देखो मिनट की जो सुई होती है, मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में, मैं लिख देती हूँ लाइन, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मिनट वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको याद रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने, देखो मिनट हो गए 5, ये 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20, समझ रहे हो ना आप। देखो कितने मिनट हो गए, यहाँ पे है ये सुई, ये 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट। 20 मिनट तो आपके पास ये हो गए, ऑलमोस्ट निकालेंगे अपने, ठीक है। तो 20 मिनट आपके पास ये हो गए। आपको मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कोण ज्ञात करना है, तो लगभग निकलेगा ये। तो 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, 20 गुणा 6, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण होता है, 6 डिग्री का। यहाँ पे मिनट कितनी है, 20 मिनट हो गई, तो 20 में को गुणा कर देंगे 6 से, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री का कोण लगभग वहाँ पे हो जाएगा उसके बीच में, ठीक है, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में। अब ये हल्की सी यहाँ पे आगे, हल्की सी थोड़ी सी आगे होगी, बट ये हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन में 120 ही दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट निकाल लेंगे इसका, लगभग आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब। 5000 का 5%, ये तो बहुत ही इजी सवाल है एक्चुअली, पता है आपको, ये ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है, बट बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चन इतने इजी भी देते हैं। तो 2 0 से 2 0 आगे गुणा करेंगे 25 और 1 0, तो 250 आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई समझाने वाली बात नहीं, इतना ईजी क्वेश्चन है। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 65% उत्तीर्ण हुए, 65% तो क्या हुए, उत्तीर्ण, ठीक है। यदि अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 420 है, तो कुल परीक्षार्थी कितने हैं। पहले तो अनुत्तीर्ण जो विद्यार्थी है ना, इनका प्रतिशत निकालो, कितना होगा। पास होने वाले 65 हैं, तो 100 माइनस 65 कितने आ गए, 35%। क्या हो गए, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण वाले हो गए 35%, समझ गए। तो ये हमने निकाल लिया। इसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या दी हुई है ना, तो ये निकाल लो। चलो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी, 35/100 गुणा, अब आपको कुल कितने थे, कुल परीक्षार्थी पता नहीं है, तो इसको x मान लो, और बराबर कितना दिया हुआ है, ये अनुत्तीर्ण वाले 420, तो 420। अब इसको सोल्व कर लो, x बराबर 420, ये 100 इधर गुणा में आ जाएगा, और 35 इधर गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। इसको काट लेंगे, 5 से काट लीजिए, ठीक है। इसको काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 को 6 बार करेंगे 42। अब इनको गुणा कर लो आपस में, 6 दूनी 12 और 2 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1200, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, 1200 थे, ठीक है। और अगर आप ऐसे, आपको ये नहीं समझ में आए किस तरह से करना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 35% है, और यहाँ पर उनकी संख्या कितनी दे रखी है, 420, तो 35% बराबर होगा 420 के। 1% के लिए निकाल लो, कितना हो जाएगा, 420/35। आपको पता है कुल विद्यार्थी निकालने, और कुल चीज़ हमेशा कितनी होती है, 100% होती है, तो 420/35 गुणा 100, सेम ही चीज़ आ गई। इसको सोल्व कर लो, यही आ जाएगा। तो जैसे भी आपको बेटर लगे, जो भी तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27, 63 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक LCM कितना होगा। LCM निकालना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए। चलो 27, 63 और 72 है, ठीक है, करो। सबसे पहले 2 से करेंगे, 27 में नहीं जाएगा, 63 में नहीं जाएगा, बट 72 में जाएगा। भाग कितना आ जाएगा, 36। वापस 2 से करके देखो, 27 में नहीं जा रहा, 63 में भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 18। वापस 2 से करो, 27 में नहीं जा रहा, 63 में नहीं जा रहा, इसमें जाएगा 18 में 9। फिर
3 से करके देखो, 9 3 में 27 होता है, इसको करेंगे 21, इसको करेंगे 3, ठीक है। वापस 3 से, 3 तिया 9, 3 7 21 और 3 एकम 3, वापस 3 से, 3 एकम 3 और ये, और अब 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, ओके, नो इशू। अब इनको आपस में गुणा कर लो, देखो 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, 24 को 3 से किया 72, 24 को 3 से किया 72, 7 को 3 से कर लो 21। अब 21 और 72 को आपस में गुणा कर लेते हैं, कितने आते हैं बताना एक बार। 2 1 5 1, 1512 आते हैं क्या, एक बार देखना ऑप्शन में है क्या 1512, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27.06, ये क्वेश्चन है। 27.06 को गुणा करना है 25 से और उसमें से क्या घटाएं कि 600 आ जाए। चलो क्या की जगह अपने x मान लेते हैं, 27.06 गुणा 25 माइनस x घटाते हैं, चलो बराबर कितना आना चाहिए 600, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 600 इधर प्लस का, इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, और ये x इधर माइनस का, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो 27.06 को गुणा करना है किससे 25 से, और यहाँ पे ये 600 किसका आ गया माइनस का, x उधर जाए किसका हो गया प्लस का, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी 25 है और इस 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 600 की जगह 25 गुणा 24 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 को 24 से गुणा करते हैं तो 600 आता है। ये ऐसे कैसे पड़ा रहने दो, ठीक है, मैं कॉमन लेना चाह रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, 25 गुणा 24 लिख सकती हूँ मैं 600 की जगह, क्योंकि कॉमन आ जाएगा, फिर 25 इसमें भी 25 इसमें भी, क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 27.06 और माइनस में 24, क्योंकि 25 बार चला ही गया कॉमन x। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 27.06 में से 24 तो 3.06 आ जाएगा, 3.06 बराबर यहाँ पे क्या था x, क्या था x, और यहाँ पे गुणा में क्या है बाहर 25। अब 25 को अंदर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 76.5, और एक संख्या और लगाते हैं तो 0 लगा लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 76.5। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है, मिल रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल। तो ये तो बस कैलकुलेशन थी, कुछ भी नहीं था इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे लेवल जो है बढ़ता भी जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन जो है हार्ड भी आते हैं, बट ये कुछ ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टाइप के भी 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको रेडी रहना है हर तरीके के क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, फटाफट से जवाब देंगे, बिल्कुल जल्दी से जवाब देंगे। देखो 1 2 और 3 संख्या के बाद में पॉइंट है, तो बटे में क्या करो 1 2 और 3 0 लगा दिए, ठीक है, और गुणा में क्या है आपके पास 10,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 0 से 3 0 कट गई, आपके पास क्या बचा 10 आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोटों के संख्या 7500 हो तो बताएं कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले, कितने वैध वोट मिले, बताइए जल्दी से। देखो सबसे पहले तो आपको पता है टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट कितने डले, टोटल वोट डले 7500, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैध वोट कितने थे, वैध थे 55%, ठीक है, बाकी बचे कितने, वैध वोट 55%, बाकी बचे 100 माइनस 55 यानी कि 45% और बच गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैध मिल गए एक उम्मीदवार को वैध वोट मिल गए कितने 55%, ठीक है। अब कितने बचे 45% और बचे, ठीक है। अब इसने एक नई बात बोल दी, क्या बोल दी कि 20% वोट जो है अमान्य थे, 20% वोट क्या थे अमान्य। तो ये 7500 के 20% वोट निकालते हैं पहले, वो अमान्य हो जाते हैं, मतलब मान्य कितने बचे, देखो 20% तो अमान्य है, टोटल कितना होता है 100%,
100 में से 20% माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, मान्य वोट आ जाएंगे। मान्य वोट कितने हो गए, 80%, नो डाउट। तो 80% निकालते हैं हम 7500 का, टोटल वोट 7500 है, 7500 का 80% निकालते हैं, प्रतिशत निकालेंगे बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6000। कितना आ गया, 6000, मतलब 6000 मान्य वोट थे। अब 6000 का आपको क्या करना है, बताओ कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो 6000 का कितने प्रतिशत मिले दूसरे को, 45%। तो 6000 का 45% निकाल दो सीधा, 2 0 से 2 0 कट गई, 45 को 6 से गुणा करवा लो, 2700। 2700 वोट मिले उसको, 2700 वैध वोट मिले। सबसे पहले क्या किया, देखो टोटल वोट 7500 दे रखे हैं, एक को वैध वोट मिले 55%। अब दूसरे को कितने मिले होंगे, 45% मिले होंगे, पर 45% किसके मिले, कुछ वोट तो अमान्य हो गए ना। तो मान्य वोट निकालो पहले कितने, अमान्य 20% है, टोटल होता है 100%, 100% में से 20% गया तो मान्य वोट बचे 80%। अब टोटल वोट है यहाँ पे 7500, 7500 का 80% निकाल लो, यानी कि ये मान्य वोट हैं, ये क्या मान्य वोट हैं 6000, मतलब 1500 कैंसिल हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मान्य वोट का यानी कि वैध वोट का 45% निकालना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताएं दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। तो 6000 का 45% निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लिया, 2700 आ गया। बस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 रेलगाड़ियों की गतियों में अनुपात है 7:8 का। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 मीटर तय करती है तो बताएं पहली रेलगाड़ी की गति कितनी है। आपको चाल का सूत्र करवाया हुआ है, दूरी बटे समय, दूरी दी हुई है दूसरी रेलगाड़ी की 400, समय दिया हुआ है 5, 80 किलोमीटर प्रति घंटा पहली रेलगाड़ी की स्पीड है। सॉरी, यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर तय करती है, दूसरी वाली की बात कर रहा है, दूसरी की स्पीड है, ठीक है। तो पहली वाली की गति आपको बतानी है, पहली की निकालनी है आपको। तो पहली की निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दूसरी गाड़ी की गति का अनुपात कितना दिया हुआ था, 8, दूसरी की बात कर रहे हैं, दूसरी गाड़ी का गति का अनुपात 8 दिया हुआ था, और यहाँ पे हमने कितना निकाल लिया, 80, ठीक है। एक के लिए निकालेंगे तो 80/8, और यहाँ पे पहली गाड़ी का अनुपात कितना है, 7, पहली गाड़ी का अनुपात कितना है, 7, इसके लिए निकालो 80/8 गुणा 7, 10 को 7 से गुणा करेंगे 70 किलोमीटर प्रति आवर घंटा, ये आ जाएगी पहली रेलगाड़ी की गति। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, बताएं उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। कोई रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है, उसको 10 सेकंड में पार करती है, तो उसकी स्पीड बतानी है, गति बतानी है। मैंने आपको गति यानी कि चाल का सूत्र बताया हुआ है। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, बताया आपको बहुत बार। दूरी कितनी है, 120 मीटर, रेलगाड़ी की जो लेंथ होती है उसी को दूरी मान लेंगे, ठीक है। समय कितना है, 10 सेकंड, काट लो, 12 मीटर प्रति सेकंड, ये गति आ गई। अब कोई करने वाली बात थोड़ी थी इसमें, बट ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया है तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। बट कॉन्सेप्ट एक बार नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आप नहीं कर सकते, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। दर ज्ञात करनी है आपको, और यहाँ पे मूलधन भी नहीं दिया हुआ और मिश्र धन भी नहीं दिया हुआ, लेकिन समय दिया हुआ है। देखो क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो एक बार। समय आपको कितना दिया हुआ है, 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात कही है इसने कि वो राशि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी, मतलब मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन का 2 गुना हो जाएगा।
2 गुणा मूलधन। मूलधन का क्या हो जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा। मैं यहाँ पे मिश्र धन को y मानूंगी सवाल करने के लिए, कि बार बार मिश्र धन नहीं लिखना पड़े, और मूलधन को मैं x मानूंगी। मूलधन को क्या मानूंगी, x, ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े मुझे। अब आपको सूत्र पता है ब्याज का, साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये सूत्र होता है, सभी ने पढ़ा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ब्याज क्या होता है। ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन, यही तो होता है ब्याज। ब्याज किसको कहते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। मतलब जितनी राशि आप लास्ट में चुकाते हो, उस राशि में से जो राशि आपने शुरू में ली थी वो माइनस कर दी जाए, तो वो एक्स्ट्रा राशि बच जाती है जो आपने उसको एक्स्ट्रा दी थी पैसे उधार लेने के लिए, उसको हम कहते हैं ब्याज। तो ये ब्याज का सूत्र होता है। ब्याज की जगह मैं यहाँ पे मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन को मैंने y मान रखा है और मूलधन को मैंने x मान रखा है, तो मैं इसको y माइनस एक्स लिखूंगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ब्याज की जगह मैंने लिखा y माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे यहाँ पे मूलधन को मैंने x मान रखा है, गुणा दर को मैं r मान रही हूँ, दर को मैं r मान रही हूँ क्योंकि रेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और समय का मान मुझे 15 दिया हुआ है, बटे में यहाँ पे मेरे पास 100 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y आया है मेरे पास, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो y ये है ना, y बराबर 2 इंटू मूलधन यानी 2x, y बराबर 2x, इसका मतलब यही तो है। तो y की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, 2x। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर x का x बराबर, अब ये x यहाँ पे किस में है, गुणा में, ये किस में आ जाएगा, यहाँ पे भाग में आ जाएगा, बट आगे चलो नेक्स्ट स्टेप में सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 गुणा 100, 2x में से 1x गया, 1x बचेगा, ये x इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा तो इससे कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, r गुणा 15 बटे 100। अब यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 100 ये भाग में था, गुणा में आ जाएगा, 15 इधर गुणा में है, भाग में आ जाएगा, बराबर r। अब 15 का भाग देंगे 100 के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा 15 छिके 90 और 2/3, 6 सही 2/3%। ठीक है, काटने पर आपके पास आ जाएगा। कैसे आया, नहीं समझ में आया क्या, देखो 100 को 15 से काटना है, इजी तरीके से काट लो, ऐसे आपको नहीं आता है तो पहले 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 0, 5 तिये 15। अब 20 में तो 3 का भाग दे सकते हो ना, 20 में 3 का भाग दोगे तो 6 सही 2/3% आ जाएगा, 6 सही 2/3%। ठीक है, इसको थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, बताएं कि पहिए का व्यास कितना है। पहिए का व्यास कितना है, पहिया आपको पता है इस तरीके का होता है। ठीक है, और ये जो बाहर वाली जो लाइन होती है, बाहर वाली जो लाइन होती है, ये कहलाती है इसकी परिधि। क्या होती है, परिधि। ठीक है, और ये केंद्र बिंदु होता है, इससे यहाँ तक इसकी परिधि को मिलाने वाली, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसको हम r से लिखते हैं। और त्रिज्या को डबल कर दिया जाए, केंद्र मतलब केंद्र से जाने वाली बड़ी से बड़ी रेखा जो इसको परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है, वो कहलाती है व्यास। और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, व्यास बराबर 2r। ठीक है, अब ये आपको समझा दिया मैंने नॉर्मली। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि पहिए का व्यास आपको याद करना है, 88 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 2πr, 2πr परिधि, 2πr मतलब परिधि यानी कि पैरामीटर इसका किसके बराबर होगा, 88 के इसने दिया हुआ है, तो 2 और r। अब आपको पाई का मान रखना है, पाई का मान कितना होता है 22/7, r का आपको पता नहीं, बराबर 88। r की वैल्यू याद करनी तो बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ, 7 ऊपर आ जाएगा, 2 और 22 नीचे आ जाएगा। काट लेंगे इसको 2 से पहले तो 44 आ जाएगा, 22 से काटेंगे इसको 2 आएगा, 2 को 7 से गुणा कर लेंगे तो 14 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा।
और आंसर भी कैसे आएगा, आंसर तो आपको व्यास पूछा है ना, तो व्यास निकालना पड़ेगा। अभी तो त्रिज्या आई है, अगर त्रिज्या पूछते तो 14 आ जाता आपका यहाँ पे 14। अब आपसे क्या पूछा है, व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना यानी 2 गुणा 14, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 28। 28 आपका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। ध्यान दे लेना इसको, क्वेश्चन में पूछा क्या है, त्रिज्या नहीं पूछी हमको, व्यास पूछा है। त्रिज्या पूछी होती तो 14 और व्यास पूछा है तो 28, क्योंकि इसका डबल कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की स्क्वायर -8 बराबर 0 है। अब इसके हल ज्ञात करने हैं आपको, करो जल्दी से। देखो एक्स की स्क्वायर ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा 8 प्लस का, इसका रूट करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि जोड़ा बन रहा है इसका, 1 2 अंदर ही रह जाएगा जिसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो ये आएगा, एक बार ये प्लस का एक बार ये माइनस का, क्योंकि रूट में था। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का जोड़ कितना होगा। एक लाइन की एक ही साइड पर निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का योग कितना होगा। अब देखो, अगर सभी एक बिंदु पर चारों ओर के सभी कोणों का बात करें तब तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। पर अब एक साइड के मतलब मानो इसी साइड का ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर है। और अगर एक बिंदु पर बनने वाले कोण की बात करें तो 360 होता है, और एक साइड के ही ज्ञात करना है इसी साइड के, तो 180 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग आ गई है, एक बार मैथ्स में बता देंगे क्या, मैथ्स में कितने क्वेश्चन 15 में से राइट हुए हैं आपके, कमेंट कर दें सभी ईमानदारी से। रीजनिंग आ चुकी है और रीजनिंग में ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। देखो बताओ जल्दी से। देखो बी के दो बाद क्या आता है डी, ठीक है। और डी के ई एफ जी, 3 बाद में क्या आता है जी। और जी के एक बाद में क्या आता है एच, ठीक है। ऐसे ही ओ के दो बाद में में क्यू आता है, क्यू के 3 बाद में टी आता है, और टी के एक बाद में यू आता है, ठीक है। इसी तरह से इसका निकालना है आपको एफ एच के एल का। एफ के 2 बाद में देखेंगे तो एफ के 2 बाद में क्या आता है बताएंगे, एच आता है। फिर एच के आगे क्या देखना है हमें, 3 बाद में देखते हैं, तो एच के 3 बाद में क्या आता है हमारे पास के आता है। के फिर हमें देखना है एक बाद में, तो के एक बाद में क्या आता है एल आता है। अब यही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है इनमें से कि किसके अंदर हो रही है, किस में हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो एस यू एक्स वाई, इसको देखेंगे तो एस के 2 बाद में यू आता है, यू के 3 बाद में एक्स आता है, और एक्स के एक बाद में वाई आता है। तो ये इसमें अप्लाई हो रही है, बिल्कुल मैंने डिटेल से बताया है। बाकी अगर आप एक बार समझ जाओगे तो इतना टाइम आपको लगेगा नहीं, यहाँ पे समझाने में इतना टाइम थोड़ा लग गया है, ठीक है। तो बस ये कंडीशन देख लेना, ABCD एक बार लिख लेना अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असंगत को छांटिए। 4 12 8 16 14 24 6 और 14, ठीक है। तो बताना है जल्दी से आपको। देखो 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 आता है, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 आता है। यहाँ पे क्या है 14 में 10 ऐड करते हैं तो 24 आता है, और 6 में 8 ऐड करते हैं तो 14 आता है, ठीक है। मतलब
इन सब में 8-8 जोड़ा गया है, पर इसके अंदर 8 नहीं जोड़ा गया, तो मतलब ये अलग है इन सब से, ठीक है। बाकी सब में 8-8 जोड़ने पर आगे वाली संख्या आ रही है, तो इसमें नहीं आ रही, तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, 121, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और फिर 289। ये आपके पास एक सीरीज़ दी हुई है, सोल्व करके देखो इसको। 1 की स्क्वायर करते हैं तो 1, 7 की स्क्वायर करते हैं तो 49, 11 की स्क्वायर करते हैं तो 121, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन मार्क है ही, ये क्या है 289, ये कैसे आया होगा। 17 की स्क्वायर करें, 17 की स्क्वायर करते हैं, मतलब इसका वर्क करते हैं तो 289 आता है। अब यहाँ पे देखो 13 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 169। 13 को 13 से गुणा करते हैं, तो ये विषम अभाज्य संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याओं का वर्ग है, विषम अभाज्य संख्याओं का वर्ग, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा ध्यान से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रह जाएगा 169। ये विषम अभाज्य संख्या है। वैसे विषम अभाज्य संख्या तो बीच में 3 भी आती है, इस तरह की भी होती है, बट वो यहाँ पे नहीं दी हुई, तो इसमें देखेंगे तो हम कोई डिफरेंस भी नहीं आ रहा है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें यही ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। यही ऑप्शन होना चाहिए, राइट है ये 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल जितना ही तेज किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, बताएंगे। तो देखो ऐसे हम ऊपर से नीचे एक सीरीज से बना लेते हैं, ठीक है। राम श्याम से कम तेज दौड़ता है, मतलब राम नीचे आ जाएगा, श्याम ऊपर आएगा, क्योंकि श्याम ज़्यादा तेज दौड़ता है राम से, ठीक है। और श्याम लाल जितना ही तेज दौड़ता है, मतलब लाल और श्याम दोनों सेम स्पीड से दौड़ते हैं, लेकिन जो श्याम है वो टॉम से कम तेज दौड़ता है, मतलब टॉम इनके ऊपर आएगा। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज कौन, टॉम दौड़ता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोर्स कोई कूट भाषा में इस तरह लिखा है, तो उस कूट भाषा में वृत्त को किस प्रकार लिखेंगे, ये आपको बताना है। देखो मेरे हिसाब से शायद इसको सिर्फ उल्टा ही किया है। सबसे पहले था, ये सबसे लास्ट में आ गया, फिर ये ओ आ गया, फिर यू, उसके बाद आर, फिर देख रहे हो एस आ गया, उसके बाद लास्ट में ई आ गया, उल्टा किया है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा एच, फिर क्या आ जाएगा, मैं यहीं लिख देती हूँ, टी आ जाएगा, फिर ए, फिर क्या आ जाएगा ए, उसके बाद ई, उसके बाद आर, उसके बाद बी। तो ये आएगा HTAERB, कहाँ पे है, बी ऑप्शन में। तो ये आपके रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप बताएंगे जल्दी से कितने रीजनिंग के अंदर आपके राइट हुए हैं 5 में से, और पूरा पेपर आपका 50 का हो चुका है, 50 में से कितने राइट हुए हैं। देखो हमने एकदम धीरे धीरे स्लोली किया है, तो भी लगभग 42-43 मिनट में जो है हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। और आप जब करेंगे आपको समझाने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी पेन होगा आपके पास, आराम से लिख सकेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा लिखने में भी दिक्कत आती है, तो आपका बहुत जल्दी ये पेपर हो जाएगा। इजी ही लेवल का पेपर था, और फिर आपको आराम से OMR शीट आपकी भरनी है तरीके से ध्यान रखते हुए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।